जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। हम राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू बेस की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें पहला वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने डिस्कस की राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जलवायु के एमसीक्यू संपूर्ण व्याख्या सहित हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जो है आपकी राजस्थान की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है। ये आपकी इंडेक्स यानी भाग फर्स्ट है आपका, उसमें हम ये टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे। टोटल ये 7 टॉपिक हैं आपके, इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम 8 टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे, यानी राजस्थान ज्योग्राफी है उसके टोटल आपके 15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 15 वीडियो को हम एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण व्याख्या सहित आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पे पहला जो मैंने वीडियो डाला था राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित, उस वीडियो पे मेरे कई साथियों ने बहुत सारा प्यार जताया, बहुत लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के 15 वीडियो आपके एमसीक्यू सहित उसके संपूर्ण व्याख्या यानी उसका टोटल चैप्टर का संपूर्ण कंप्लीट थ्योरी हम इसके साथ डिस्कस करने वाले 15 वीडियो आपके आने वाले हैं। 15 वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू के साथ साथ में हम इसकी कवर कर लेंगे। उसके बाद में आर्ट कल्चर, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी। यानी आपकी मैं कमिटमेंट करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान की जो आपका है टॉपिक है वो आपके 100% मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आप सभी लोगों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है वह है अपना है राजस्थान की जलवायु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला इसका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की जलवायु को पहला जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ये आपको बताना है, राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। इनमें से कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए गिवन है अपने को, अक्षांशीय स्थिति है जो इसको क्या है प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी है, यह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन देशांतरी स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, और उसका धरातलीय स्वरूप है, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी है जो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देशांतरी जो स्थिति है वह आपको क्या है प्रभावित नहीं करती है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन अपना कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी आपको बताना है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अक्षांशीय अवस्थिति है यानी अक्षांशीय स्थिति है वह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन देशांतरी स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, जो ऑप्शन बी है जो आपका गलत होगा। ऑप्शन 2 है जो आपका क्या गलत होगा। अरब सागर से दूरी है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ये इसको प्रभावित करती है। उच्चावच विशेषताएं हैं, ये भी राजस्थान की जलवायु को विशेष प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांशीय स्थिति आती है, अरब सागर से दूरी आती है, और उच्चावच विशेषताएं हैं जो राजस्थान की जलवायु को क्या है प्रभावित करते हैं। लेकिन देशांतरी स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। अब हम इसकी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें गिवन है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें गिवन है। अक्षांशीय स्थिति है, सबसे पहली है जो कारक है वह क्या है, अक्षांशीय स्थिति है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की स्थिति 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो आपको याद रखना है राजस्थान की स्थिति है जो 23.3 से लेके 30.12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांश स्थिति पे स्थित है, देशांतर स्थिति इसकी नहीं है। यानी 23.3 डिग्री से लेकर 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य यह है राजस्थान स्थित है। आगे हम बात करें, करक रेखा है जो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश से इसके दक्षिणी भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। जो आपकी करक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसके दक्षिणी भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। तो आपको याद रखना है आपका जो करक रेखा है जो राजस्थान का दक्षिणतम भाग है वो जिसका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से करक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अतः संपूर्ण राज्य जो क्या है उष्ण कटिबंध में है। तो राजस्थान संपूर्ण जो राजस्थान स्टेट है वह क्या उष्ण कटिबंध में स्थित है, जहां तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है अधिक होता है। अतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ न्यून वर्षा ने यहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की दशाएं उपस्थित की है। आपको याद रखना है राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु स्थिति है जो उपस्थित रहती है।
सेकंड आपका पॉइंट है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी सेकंड आपका पॉइंट है। राजस्थान अरब सागर के तट से 350 किलोमीटर दूर स्थित है। जो राजस्थान है अरब सागर से कितने दूर स्थित है? 350 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। अतः यहाँ की जलवायु समुद्री प्रभाव नगण्य है। जो यहाँ की जलवायु है उसके ऊपर क्या समुद्री प्रभाव बिल्कुल न के बराबर है और संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय जलवायु से युक्त है। जो राजस्थान की जो राजस्थान राज्य है उसकी जो जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है, गर्म एवं शुष्क होती है। इसकी जलवायु कैसी होती है? गर्म एवं शुष्क होती है। थर्ड है इसका उच्चावच स्थितियां हैं, यानी उच्चावच है यानी हाइट है। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान एवं आर्द्रता को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊपर की ओर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। राजस्थान का अधिकांश धरातल 370 मीटर से कम ऊंचा स्थित है। तो आपको याद रखना है जो राजस्थान का जो धरातल है उसकी ऊंचाई 370 मीटर से कम ऊंची है। ठीक है, इसलिए इसकी जलवायु सामान्यतः गर्म है। माउंट आबू राजस्थान के शेष क्षेत्रों की तुलना में समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण अपेक्षाकृत क्या है? ठंडा है। जो माउंट आबू है क्या है? राजस्थान के शेष क्षेत्रों की तुलना में समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण अपेक्षाकृत क्या है? ठंडा है। जिन अक्षांशों में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उन्हीं अक्षांशों में उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य भी हैं, परंतु उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य अधिक ऊंचाई पर होने के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान की तुलना में ठंडी जलवायु वाले हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करें अरावली पर्वत की दिशा जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत की दिशा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये आपको याद रखना है। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में उसकी लंबाई है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यानी आपको याद रखना है राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। उसकी डायरेक्शन आपको याद रखनी है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के बीच इनकी दिशा है आपकी। ठीक है, जो अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर है, अतः ये हवाएं राजस्थान में वर्षा किए बिना सीधे ही निकल जाती है। अरावली श्रेणी के थार मरुस्थल की ओर से आने वाली गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को यह बचाती है। अब आपको ये याद रखना है अरब सागर है, अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं इसके समानांतर होती है। ये हवाएं वर्षा किए बिना ही सीधे निकल जाती है। ठीक है, आगे आपका फिफ्थ पॉइंट है इसका प्रभावित करने वाला मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं। मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं हैं। अरब सागरीय मानसून सिरोही जिले के कुछ भाग में वर्षा करता है। जो अरब सागरीय मानसून है वह सिरोही जिले के कुछ भाग में क्या है? वर्षा करता है एवं शेष राजस्थान में बिना वर्षा किए निकल जाता है। परंतु बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। अब आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है? वर्षा करती है। ये हवाएं जब तक राजस्थान में पहुंचती है तब तक उनकी अधिकांश नमी समाप्त हो जाती है। यानी कि जो है आपकी ये हवाएं हैं राजस्थान में पहुंचती है तब तक आपकी क्या अधिकांश नमी समाप्त हो जाती है। पछुआ हवाओं के साथ भूमध्य सागर की ओर से पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुंचाने वाले शीतोष्ण चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर जनवरी में मावठ की वर्षा करते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है वह दिसंबर जनवरी माह में मावठ की क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है वनस्पतिक आवरण है। जो वनस्पतिक आवरण है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल के वनस्पति विहीन धरातल होने के कारण तापमान दर अधिक पाया जाता है। जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है उसमें मरुस्थल में वनस्पति विहीन धरातल होने के कारण वहां पे तापमान दर क्या है? अधिक पाया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं मेरे साथियों। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? आपको बतानी है इनमें से कौन सी है जो आपकी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों वर्षा का असमान वितरण राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्षा का असमान वितरण राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उच्च तापांतर पाया जाता है राजस्थान में, भी बिल्कुल सही है। वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता है, ये बिल्कुल इसका क्या है? गलत है। राजस्थान की जलवायु की ये विशेषता नहीं है, वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता है, जबकि वर्षा की अधिकतम परिवर्तनशीलता राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है मेरे साथियों, अब हम बात करें अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होना। ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के संदर्भ में अधिकांश वर्षा है मानसून ऋतु से ही होती है। अगर अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? आपको बताना है जो लू शब्द है
किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, धूल भरी व शुष्क हवाओं को चलना क्या कहलाता है? लू कहलाता है। धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को चलना क्या कहलाता है? आपका धूल कहलाता है, लू कहलाता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पूछा गया है राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जो जलवायु की दशाएं हैं उनके संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका है जो है सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से क्या है? युक्त है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, क्या है? निम्नतर है। यानी छठा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं क्या है? निम्नतर पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी थ्योरी के बारे में। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, अगर हम राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं के अगर बारे में बात करें तो राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क एवं शुष्क है, परंतु अरावली के पूर्व में उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क और शुष्क प्रकार की है, लेकिन अरावली के पूर्व में, अगर अरावली के पूर्व में बात करें तो उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आपको याद रखना है राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क एवं शुष्क है, लेकिन अरावली के पूर्व की अगर बात करें तो वहां पे उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा का सामयिक एवं क्षेत्रफल वितरण अत्यधिक असमान है, ये भी बिल्कुल सही है। जो वार्षिक वर्षा का सामयिक एवं क्षेत्रीय वितरण है वह बिल्कुल क्या है? अत्यधिक मात्रा में असमान पाया जाता है। कुल वार्षिक वर्षा का 90 से 95% जून से सितंबर के बाद बीच, जो 90 से 95% जो आपकी वर्षा है जून से सितंबर के बीच ही होती है। अब आपको ये भी याद रखना है, जो राजस्थान में 90 से 95% जो वर्षा होती है जून से सितंबर माह के बीच में ही होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होती है, यानी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उस ऋतु में ही यह प्राप्त होती है, जबकि शेष महीनों में वार्षिक वर्षा का मात्र 5 से 10% ही प्राप्त होता है। यानी जो बाकी के मंथ हैं उनमें सिर्फ 5 से 10% वर्षा ही प्राप्त होती है। अब आगे हम बात करें, वर्षा का क्षेत्रीय वितरण भी अत्यधिक असमान है। बिल्कुल ये भी सही है, जो वर्षा का क्षेत्रीय वितरण है राजस्थान के अंतर्गत वह अत्यधिक असमान है। क्या है? जो क्षेत्रीय वितरण है वर्षा का वह क्या है? अत्यधिक असमान है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसका जैसलमेर है उसमें सिर्फ कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही होती है, जबकि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब आपको ये भी याद रखना है, जो माउंट आबू है उसमें 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्व से ले और उत्तर पश्चिम की ओर अगर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है? घटाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर है। ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी पूर्वी राजस्थान है उसकी है, जो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में है, जो जलवायु की चरम सीमाएं हैं वह क्या है? निम्नतर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? आगे हम बढ़े, आगे हम बात करें, वर्षा के वितरण में अधिक विषमता परिलक्षित होती है। बिल्कुल, राजस्थान में वर्षा के जो वितरण है उसमें अधिकतम विषमता परिलक्षित यानी देखने को मिलती है। कुल वार्षिक वर्षा एवं वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक वर्षा वाले भागों में न्यून परिवर्तनशीलता और कम वर्षा वाले भागों में उच्च परिवर्तनशीलता आपको देखने को मिलती है। यानी अधिक वर्षा वाले भागों में क्या होती है? न्यून परिवर्तनशीलता, और कम वर्षा वाले भागों में उच्च परिवर्तनशीलता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता 50 से 60% तक पाई जाती है। जो आपका पश्चिमी राजस्थान उसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता है 50 से 60% तक पाई जाती है। आगे हम बात करें, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक तापांतर अत्यधिक उच्च पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में, उसमें दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर है वह अत्यधिक उच्च मात्रा में पाया जाता है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। रेत यानी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंड होने की प्रकृति के कारण है, उसमें क्या है?
अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर भी क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी जो गर्मी की जो ऋतु है उसमें राजस्थान में जो आपका उच्चतम तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। जो राजस्थान में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क धूल भरी हवाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इनकी गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी होती है। आपको याद रखना है लू की गति है 100 किलोमीटर पर आवर भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है या उससे भी अधिक देखने को मिलती है। शीतकाल में कहाँ कहाँ तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, यहाँ अक्सर सूखा हुआ काल पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करें भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का काल है, यानी जो शीत ऋतु है, जो आपका विंटर वेकेशन है, विंटर सेशन है आपका, वह राजस्थान में कब देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आपको शीत ऋतु आपको देखने को मिलती है। राजस्थान में जो शीत ऋतु है दिसंबर से लेकर फरवरी माह के बीच में आपको देखने को मिलती है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करें, एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें कि व्याख्या क्या कहती है। परंपरागत रूप से एक वर्ष में राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। आपको याद रखना है राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, 3 ऋतुएं पाई जाती है। 3 ऋतुएं वह कौन कौन सी है, शीत ऋतु है आपकी, ग्रीष्म ऋतु है और क्या है, वर्षा ऋतु है। शीत ऋतु जो आपकी कब आती है, वह अक्टूबर से लेकर फरवरी माह के बीच में आपको शीत ऋतु राजस्थान में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु के बारे में तो मेरे प्यारे साथियों, मार्च से लेकर जून के बीच में ग्रीष्म ऋतु आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। अब हम बात करें वर्षा ऋतु की तो जुलाई से लेकर सितंबर माह के बीच में आपको जो वर्षा ऋतु है वह राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करें आगे, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है। जो आपकी शीत ऋतु है उसको भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग है जो आपको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु, शरद ऋतु अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में। जो मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून के लौटने की ऋतु या शरद ऋतु है वो कब है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक है। और जो शीत ऋतु है, जो मेन विंटर है आपकी, वह जनवरी से लेकर आपका क्या है, फरवरी माह में आपको देखने को मिलती है। शीत ऋतु में हिमालय पर हिमपात होने पर राज्य में उत्तर की ओर से ठंडी शीतलहरें चलती है। इससे कई स्थानों पर तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक सर्दी पड़ती है। ये आपको याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण है, पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक सर्दी पड़ती है। ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी राजस्थान में क्या है, मरुस्थल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसके कारण आपको पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक सर्दी आपको वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। अब हम बात करें आगे, राजस्थान का शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, आपका माउंट आबू है। आपको ये भी याद रखना है, जो माउंट आबू है, जो राजस्थान का शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा स्थान पाया जाता है, वह कौन सा है, माउंट आबू है। नाउ वी विल डिस्कस 8th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। 8th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसे सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण, यानी जो भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं उसके कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है, यानी भूमध्य सागर के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ है, उनके कारण है आपके मावट वर्षा देखने को मिलती है। तो मावट वर्षा है किसके कारण होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ है आपके, उसके कारण आपको यह देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे इसकी थ्योरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है, भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण, यानी भूमध्य सागर से आने वाला कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत में, राजस्थान में भी होती है और उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें भी क्या होती है, शीतकालीन में, शीतकाल में क्या है, जो विंटर सेशन होता है उसमें क्या होती है, वर्षा होती है। भूमध्य सागर के कारण आने वाला कुछ चक्रवात होते हैं उनके कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण है ये जो आपका शीतकालीन वर्षा आपको देखने को मिलती है। इन भूमध्य सागरीय चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ या गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों को आपके पश्चिमी विक्षोभ या गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ या आपका क्या बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण
होने वाले शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। यानी पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है, जो जनवरी फरवरी में होती है। यानी जो मावठ वर्षा है, यानी जो शीतकालीन वर्षा है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वह जनवरी फरवरी माह में होती है। मावठ रबी की फसल विशेषकर गेहूं, चना, जौ, सरसों, माल्टा व किन्नू के लिए वरदान होती है। जो मावठ की वर्षा है, रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, माल्टा है, किन्नू है, इनके लिए क्या है? एक वरदान साबित होती है। ठीक है लाडलो, हमने डिस्कस किया कि जो आपकी मावठ की वर्षा है, रबी की जो फसलें होती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। उनमें रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, आपका चना है, जौ है, ठीक है, सरसों है, माल्टा है, और आपका क्या है? किन्नू है। इन आपके जो है फसलों के लिए, रबी फसलों के लिए ये क्या है? बहुत यूजफुल साबित होती है। अब हम मेरे साथियों आगे के क्वेश्चन बारे में हम अगर डिस्कस करें, अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका, राजस्थान में शीत ऋतु में बीकानेर जिले से गुजरने वाली वायु दाब रेखा कौन सी है? आपको बतानी है राजस्थान में जो शीत ऋतु में बीकानेर जिले से कौन सी वायु दाब रेखा है जो आपकी गुजरती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1019 मिलीबार रेखा है से अधिक रेखाएं हैं जो राजस्थान के बीकानेर जिले से शीत ऋतु में यह गुजरती है। 1019 मिलीबार से अधिक रेखाएं हैं जो आपके हैं शीत ऋतु में बीकानेर जिले से गुजरती है। अब अगर हम इसकी थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी समदाब रेखाएं हैं जो जनवरी माह में वो अपन देखते हैं 1019 MB यानी मिलीबार रेखा है, वो आपकी कहां से गुजरती है? बीकानेर से गुजरती है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करें अगले क्वेश्चन के बारे में। वह आपका ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? आपको बतानी है ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्च से लेकर जून तक की जो अवधि है वो आपकी क्या है? ग्रीष्म ऋतु अवधि कहलाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है जो राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु है उसके संबंध में आपको असत्य कथन आपको फाइंड आउट करना है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? जो आपका राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु है उसमें क्या होता है? प्रचंड लू व धूल भरी आंधियां चलती है, ये बिल्कुल सही है। प्रचंड लू व धूल भरी आंधियां चलती है, ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करें दैनिक तापांतर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मावठ है, जो मावठ वर्षा है जो आपकी शीत ऋतु में आपको देखने को मिलती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में ये आपको देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, इसमें असत्य कथन है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन अपन डिस्कस करें, पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान है उसमें निम्न दाब का क्षेत्र आपको इसमें देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? वह है आपका, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? अगर वायु का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो पवन की निरपेक्ष आर्द्रता है वह क्या है? हमेशा वही रहती है, यानी उसकी आर्द्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु के टेम्परेचर के की वजह से जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है वह उसकी वही यानी सेम बनी रहती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर क्या होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो पश्चिमी राजस्थान है आपका, उसमें सबसे ज्यादा दैनिक जो तापांतर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जो आपके पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। अब अब हम आगे बात करें, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? आपको ये डिस्कस करना है कि न्यूनतम दैनिक तापांतर राजस्थान में कौन से महीने में पाया जाता है। जो न्यूनतम दैनिक तापांतर है वह जुलाई एवं अगस्त महीने में आपको देखने को मिलता है। राजस्थान में जो न्यूनतम दैनिक तापांतर है वह जुलाई व अगस्त माह में आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अब अगर इसकी व्याख्या के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो वह है आपका, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का काल मार्च से जून तक आपका देखने को मिलता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का काल है जो आपका मार्च से जून तक पाया जाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा का पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए जून के माह में राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ये आपको राजस्थान में गर्मी ज्यादा जून माह में ज्यादा क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या है? राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा, जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी भाग है जो आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा से ये गुजरती है। सूर्य क्या है? आपका सीधा चमकता है, यानी दक्षिणी भाग है उसके अंदर सूर्य क्या है? एकदम बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर एकदम सीधा चमकता है। इस कारण जून माह के अंतर्गत आपके राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका,
राजस्थान में जून का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यानी जून मई मंथ है आपका, उसमें 38 डिग्री सेल्सियस से आपको अधिक टेम्परेचर आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। जबकि कुछ स्थानों का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जून माह का आपका टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलने वाली रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए थार का मरुस्थल भारत का सबसे गर्म क्षेत्र है और यहाँ का दैनिक तथा वार्षिक तापांतर है वह सबसे अधिक पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें रेत है सबसे जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की जो रेत पाई जाती है वह सबसे जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए थार का मरुस्थल है भारत का सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है और जो भारत का थार का मरुस्थल है वह भारत का सबसे गर्म क्षेत्र कहलाता है। इसका दैनिक व वार्षिक तापांतर है वह सबसे अधिक पाया जाता है। इसका दैनिक और है आपका वार्षिक तापांतर है वह भी सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है आपका, अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू का तापमान ग्रीष्म काल में राजस्थान में सबसे कम रहता है। यानी जो अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू का तापमान ग्रीष्म काल में राजस्थान में सबसे कम रहता है। माउंट आबू का ग्रीष्म काल का टेम्परेचर सबसे कम रहने का कारण क्या है, वह अधिक ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, अब हम डिस्कस करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से जिलों में जनवरी माह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी न्यूनतम रहता है। आपको बताना है जनवरी माह में यानी जनवरी मंथ में टेम्परेचर है वह आपका 6 डिग्री सेल्सियस से यानी न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके श्री गंगानगर है, बीकानेर व हनुमानगढ़, इन जिलों में आपको जनवरी माह का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आपको देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और कौन सा है, बीकानेर है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। यानी जनवरी माह में न्यूनतम टेम्परेचर है वह किस जिले में अंकित किया जाता है, तो वह आपका कौन सा है, गंगानगर जिले में न्यूनतम टेम्परेचर जनवरी माह में आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। आगे हम बात डिस्कस करें 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सबसे कम तापमान रहता है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें राजस्थान में सबसे कम तापमान आपके किसमें आपको देखने को मिलता है, तो आपको सबसे कम टेम्परेचर है वह आपको सिरोही जिलों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करें 90 नंबर क्वेश्चन। अगर हम डिस्कस करें तो 1900 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। यानी राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है उसके लिए आवश्यक दशा कौन सी उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, धूल भरी आंधियों के लिए संवहनी क्रियाएं हैं वह है जो आपकी जिम्मेदार होती है। यानी संवहनी क्रियाओं का संबंध किससे है, धूल भरी आंधियों के लिए, धूल भरी आंधियां हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। आगे हम डिस्कस करें राजस्थान में निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन घटनाओं पर विचार करें। ठीक है, आपको ये विचार करना है, कुछ ग्रीष्मकालीन घटनाएं आपको गिवन है। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों का वायु का तीव्र संवहन होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें वायु का तीव्र संवहन होता है, बिल्कुल सही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का तीव्र संवहन होता है। समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक ही सही है। समुद्र की ओर से आने वाली आर्द्र पवनों का संवहन करती हुई वायु से मिलना, ये बिल्कुल गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु का तीव्र संवहन होता है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो वो है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। यानी जो जून और जुलाई मंथ है आपका, उसमें कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधी आपको देखने को मिलती है, तो वह आपका कौन सा जिला है, गंगानगर ऐसा जिला है जिसमें जून और जुलाई माह के अंतर्गत सर्वाधिक धूल भरी आंधी आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम डिस्कस करें इसकी थ्योरी के बारे में मेरे साथियों, इसकी थ्योरी क्या कहती है, राजस्थान में ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दिन का तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है। जो राजस्थान में ग्रीष्म काल है उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश है उसमें दिन का टेम्परेचर है या डे का टेम्परेचर है वह अत्यधिक उच्च हो जाता है, जिसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। इसकी वजह से आपका जो वायु का टेम्परेचर है, वायु दाब का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है एवं वायु ऊपर की ओर तीव्र संवहन करती है,
जिसके साथ बारीक धूलकण भी ऊपर उठ जाते हैं, जिससे आंधी तूफान बनते हैं। सर्वाधिक आंधियां जो आपके श्री गंगानगर जिलों में, यानी एक महीने में से 27 दिन आपके जो आंधियां चलती है, किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर जिले में कितने दिन चलती है? 27 आंधियां देखने को मिलती है। उसके बाद में बीकानेर में 18 दिन आपकी जो है आंधियां देखने को मिलती है। जैसलमेर में 16 दिन, जोधपुर में 9 दिन में आंधियां आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें। कई कई बार संवहन करती हुई वायु के साथ समुद्र की ओर आने वाली आर्द्र हवाएं मिलती है, जिसे वज्र तूफान बनते हैं, जिससे ठंडित बिजली, मेघ गर्जन के साथ वर्षा व ओलावृष्टि भी होती है। इस वर्षा को मानसून पूर्व की वर्षा यानी प्री मानसून भी कहा जाता है, जो अप्रैल मई माह में होती है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी रीड आउट करनी है, देखनी है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 22 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? उसमें पूछा गया है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 977 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिला समूह से गुजरती है? यानी 997 मिलीबार की समदाब रेखा है, वह किस जिला समूह से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके जैसलमेर, बीकानेर व श्री गंगानगर जिलों से गुजरती है। जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिले से कौन सी मिलीबार रेखा आपकी गुजरती है? 997 मिलीबार रेखा है, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर से गुजरने देखने को मिलती है। अब हम बात करें जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? यानी कि 999 मिलीबार की समदाब रेखा है किन जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके जालोर व पाली व अजमेर जिलों से यह गुजरती है। यानी जुलाई माह के अंतर्गत 999 मिलीबार समदाब रेखा है आपके जालोर, पाली व अजमेर से गुजरती है। ठीक है, आगे हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो ये आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है, वह जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, आपके प्रतापगढ़ व झालावाड़ से यह गुजरती है। अब हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो आपका जो जैसलमेर जिला है उसमें जून माह के अंतर्गत न्यूनतम वायुदाब है आपको देखने को मिलता है। राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब है जैसलमेर में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे थे मिलीबार रेखा के बारे में। 997 मिलीबार रेखा है जो आपके जैसलमेर, बीकानेर व श्री गंगानगर से गुजरती है। आपको याद रखना है 997 मिलीबार रेखा है, जैसलमेर, बीकानेर व श्री गंगानगर जिले से ये गुजरती है। 998 मिलीबार रेखा है, जो 998 जो मिलीबार रेखा है वह आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले से ये गुजरती है। 998 मिलीबार रेखा है जोधपुर व बाड़मेर से, जोधपुर और बाड़मेर से, और फिर नागौर से, फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू से यह आपके गुजरती है। कौन कौन सा है? बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू से 998 मिलीबार रेखा गुजरती है। अब हम बात करें 999 मिलीबार रेखा है जो आपके कहाँ से गुजरती है? 999 मिलीबार रेखा है जो आपके जालोर, पाली व अजमेर से गुजरती है। जालोर, पाली व अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर से गुजरती है। आपको याद रखना है जालोर है, पाली है, अजमेर है, टोंक व सवाईमाधोपुर से 999 मिलीबार रेखा है वह आपकी गुजरती है। अब हम बात करें 1000 मिलीबार रेखा है जो आपकी कहाँ से गुजरती है? सिरोही से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ से व झालावाड़ से गुजरती है। सिरोही, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से, यानी सिरोही आपका उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, और प्रतापगढ़ और कौन सा है? झालावाड़ से ये आपकी गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर बना के भी आपको गिवन है। इस फिगर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी जुलाई माह की जो समदाब रेखाएं हैं वह कहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करें 997 मिलीबार रेखा है जो आपकी यहाँ से यहाँ तक गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार ये आपको मैप आपको गिवन है, इस प्रकार आप मैप से भी आप इसको समझ सकते हैं। 26 क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस करें, राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है? राजस्थान में जो मानसून है उसका आगमन है जून के अंतिम सप्ताह से राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाता है। यानी जून का जो लास्ट वीक है उससे आपका है जो राजस्थान में मानसून का आगमन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, यानी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी अवधि यानी उसका ड्यूरेशन पीरियड है आपका है जो कब होता है मेरे प्यारे साथियों? जून से लेकर सितंबर माह के बीच में दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। तो आपको बताना दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? जून से सितंबर के बीच में होती है। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो ये आपको बताना है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वह 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह जिला कौन सा आपका? पाली वह जिला है जिसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह 1 जुलाई से पूर्व आपका आ जाता है। अब अगर हम बात करें राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका आगमन आपका 15 जुलाई के आसपास यानी जैसलमेर जिले में जिसका आगमन होता है। 1 जुलाई के आसपास जो आपका है चूरू, झुंझुनू, नागौर, इन जिलों में ये आपको देखने को मिलता है। ये आप एक बार थोड़ा सा इसको आपका जो मानचित्र है इसको आप एक बार देख लें। इसका जो मानसून का आगमन का आपको थोड़ा सा रिव्यू आइडिया इससे मिल जाएगा। अब हम बात करें, राजस्थान में वर्षा ऋतु का काल मध्य जुलाई से सितंबर तक है। यानी जो राजस्थान में वर्षा ऋतु का काल है उसका काल क्या है? मध्य जुलाई से लेकर सितंबर माह तक ही जो वर्षा ऋतु है राजस्थान में देखने को मिलती है, जिसमें हिंद महासागर की ओर से दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें चलती है। यानी जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें हैं यह किस तरफ से चलती है? हिंद महासागर की तरफ से ये पवनें चलती है। राजस्थान में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून है। लेकिन 15 से 20 जून या जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। यानी 15 से 20 जून या जून का जो अंतिम सप्ताह है उस तक है जो आपके राजस्थान में मानसून है जो प्रवेश करता है। राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा की 90 से 95% वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। जुलाई से सितंबर तक 3 माह में ही होती है। जो राजस्थान में टोटल वर्षा होती है 90 से 95% वर्षा है, वह वर्षा है जो जुलाई से सितंबर माह यानी इन 3 महीनों के अंतर्गत ही यह हो जाती है। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण तापमान ग्रीष्मकाल से थोड़ा कम यानी 18 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, मानसून काल के दौरान अरब सागर शाखा की तुलना में बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। क्योंकि अरावली की अवस्थिति के कारण। मानसून काल के दौरान अरब सागर की शाखा की तुलना में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे राजस्थान को क्या होती है? अधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि अरावली की अवस्थिति है जो है अरब सागर के समानांतर स्थित होने के कारण इससे कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कहता है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है राजस्थान की जो अधिकांशतः वर्षा होती है किन मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं उसके द्वारा राजस्थान में अधिकतर जो मानसूनी जो पवनें हैं उनके कारण आप कह रहे हैं तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? यानी किस वजह से जो दक्षिणी भाग है उसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलती है? अधिक ऊंचाई व सघन वानस्पतिक आवरण के कारण आपका दक्षिणी भाग में है जो आपके अधिक ऊंचाई पाई जाती है और सघन यानी घनी वानस्पतिक आवरण है वहां आपके देखने को मिलता है। इस कारण दक्षिणी भाग में जो वर्षा है आपकी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको वहां पे देखने को मिलती है। अब हम बात करें, मानसून काल में राजस्थान में मानसून की 2 शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। यानी जो मानसून काल है राजस्थान में 2 शाखाओं के द्वारा राजस्थान को वर्षा प्राप्त होती है। एक अरब सागर की शाखा के द्वारा, दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा राजस्थान को मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा प्राप्त होती है। यानी जो अरब सागर की शाखा है इससे बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा प्राप्त होती है। यानी अरब सागर से राजस्थान को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि अरब सागरी शाखा की दिशा अरावली पर्वतमाला के क्या है? समानांतर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अतः अरब सागरी शाखा के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये बिना रुके आगे बढ़ जाती है। अरब सागरी शाखा से केवल दक्षिणी राजस्थान मुख्यतः सिरोही में ही वर्षा होती है। जो अरब सागरी शाखा है उसके द्वारा जो दक्षिणी राजस्थान का मुख्यतः जो सिरोही है उसी में ही आपको वर्षा देखने को मिलती है। आगे बात करें, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के लिए अरावली की अवस्थिति अवरोध उत्पन्न करती है। यानी जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उसके लिए जो अवराली है अरावली जो पर्वतमाला है वह क्या है? आपके अवरोध का उत्पन्न करने का कार्य करती है। अतः इस शाखा से राजस्थान में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। अतः यह शाखा मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा करती है।
यानी इसी वजह से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से पूर्वी भाग में राजस्थान में वर्षा प्राप्त होती है। संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। कंप्लीट यानी संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि आपका है संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बात करें राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन कौन सी ऋतु में होता है। आपको यह बताना है राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन है वह कौन सी ऋतु में होता है। तो शरद ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु की अवधि क्या है। तो अक्टूबर से दिसंबर माह में राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि आपको देखने को मिलती है। यानी अक्टूबर से दिसंबर माह में राजस्थान में मानसून वापस लौट जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में कर्क रेखा पर बना न्यून दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, अतः मानसूनी हवाएं जो लौटने लगती है। मानसूनी हवाओं का लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। इन्हें मानसून का प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? जो मानसूनी हवाएं वापस लौटती है उन्हें मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मानसून के प्रत्यावर्तन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, मानसून का प्रत्यावर्तन शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर माह के दौरान होता है। ये आपको याद रखना है। मानसून का जो आपका प्रत्यावर्तन है शरद ऋतु यानी जो शीत ऋतु आपकी उसके अक्टूबर से दिसंबर माह में इसका मानसून का प्रत्यावर्तन आपको देखने को मिलता है। इस समय हवाएं शांत, हल्की व अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। इस ऋतु में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। जो आपकी जो ऋतु है शरद ऋतु है उसमें राजस्थान में वर्षा आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती ये आपको बताना है। जो लौटता हुआ मानसून है उसके द्वारा राजस्थान में कोई भी वर्षा नहीं देखने को आपको मिलती है। राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय शाखाओं से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। यानी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की शाखाओं से जो है आपकी ग्रीष्मकालीन वर्षा राजस्थान में देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों, पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। भूमध्य सागरीय चक्रवात जिन्हें हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, उससे क्या शीतकालीन वर्षा आपको प्राप्त होती है। अब बात करें हम 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी जो कम वर्षा है उसके लिए कौन सा कारण वह आपका उत्तरदायी नहीं है। अरावली की अवस्थिति ये राजस्थान में कम वर्षा के कारण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। समुद्र से दूरी भी है। वन क्षेत्र का अभाव पाया जाता है, यानी यह उत्तरदायी है। दक्कन के पठार की अवस्थिति राजस्थान में जो आपका है कम वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें। राजस्थान में मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की दोनों शाखाएं प्रवेश करती है। मानसून की कौन सी? बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की दोनों शाखाएं प्रवेश करती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों प्रवेश करने के बावजूद भी राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वह कम देखने को मिलती है। इसके कारण निम्न है। अरावली की स्थिति, समुद्र तट से दूरी, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसून की राजस्थान तक आते आते आर्द्रता काफी कम हो जाती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम है, यहाँ वनस्पति भी कम आपको देखने को मिलती है। ये उसके कुछ कारण हैं। 36 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा की मात्रा है। यानी जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें होने वाली वर्षा की मात्रा आपको बतानी है। वह क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? ये आपको बताना है। राजस्थान को दो भागों में विभक्त करने वाली वह कौन सी समवर्षा रेखा है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम अगर डिस्कस करें वह कहता है राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है। यानी किस दिशा में राजस्थान में वर्षा कम होती जाती है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम के बीच में राजस्थान में है जो आपकी वर्षा है कम होती जाती है। यानी दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं तो राजस्थान में जो आपकी है जो मानसूनी वर्षा है वह आपको कम देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो कितनी होती है 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर के मध्य आपको राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसमें औसत वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। यानी 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा आपको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसमें औसत वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। यानी 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्षेत्र में आपको है जो क्या है 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करें, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा, ये जो पश्चिमी भाग है उसमें जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। पश्चिमी भाग है उसमें वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें 50 से 170 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपको देखने को मिलती है। यानी उत्तरी पूर्वी भाग के बारे में अगर हम बात करें 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में आपको वर्षा देखने को मिलती है। यानी दक्षिण पूर्वी भाग में 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम व पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यानी अगर हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा हमेशा क्या होती है, कम होती जाती है तथा वर्षा की अनिश्चितता व परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में विभक्त करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, एक है पश्चिमी भाग और कौन सा है दूसरा पूर्वी भाग में विभक्त करती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक व पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो अरावली का पूर्वी भाग है उसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक और जो पश्चिम में है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी एवरेज राजस्थान में वार्षिक वर्षा जो कितनी होती है 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। आपको याद रखना है राजस्थान में औसत होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है कितनी है 57.51 सेंटीमीटर है। ठीक है, राजस्थान में औसत वर्षा है यानी औसत वर्षा राजस्थान में बतानी है। औसत वर्षा कितनी है 56 से लेकर 58 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यानी 57.51% राजस्थान में सेंटीमीटर जो आपके पास औसत वार्षिक वर्षा आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। 43rd क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे साथियों नागौर ऐसा जिला है जो आपका न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अब अगर हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान में वर्ष 2022 में औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में हुई है जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। यानी 2022 के संदर्भ में आपको बतानी है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों 77.31% है जो वर्षा आपको राजस्थान में 2022 के संदर्भ में आपको देखने को मिली है। ठीक है, और अब अगर अपन इसकी व्याख्या के बारे में अगर हम बात करें, राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 57.1 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा भारत में सबसे कम है। यानी जो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है भारत संपूर्ण भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे कम पाई जाती है। अतः राजस्थान भारत का सबसे शुष्क व कम वर्षा वाला राज्य है। जो राजस्थान है भारत का सबसे तो शुष्क है और सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार हर राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक की समयावधि में वार्षिक वर्षा 499.60 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 435.60 मिलीमीटर की तुलना में 14.69% अधिक रही थी। जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 77.31 सेंटीमीटर, यानी वर्ष 2023 में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे रह गई है, सिरोही में आपको देखने को मिली है। न्यूनतम जो आपके सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे, सिरोही में, और न्यूनतम वर्षा आपके जैसलमेर में आपको देखने को मिली है। ये आपको एक बार थोड़ा सा रीड आउट करना है। ये मानचित्र भी एक बार आप अच्छे से देख लें। ठीक है, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
45 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसमें बताया गया है मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई है। यानी 2021 की बात पूछ रहा है ये कि किस जिले में असामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है। यानी चूरू जिला है जिसमें 2021 में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा आपको चूरू जिले में देखने को मिली है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। यानी औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता किस जिले में नोटिस की गई है, वह आपके जैसलमेर और बाड़मेर में यह नोटिस की जाती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता के बारे में अगर बात करें, वर्षा की कुल मात्रा जहां अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता अधिक होती है। यानी वर्षा की जहां कुल मात्रा जहां अधिक होती है वह परिवर्तनशीलता भी कम देखने को मिलती है। यानी जहां वर्षा की कुल मात्रा कम होती है वहां परिवर्तनशीलता अधिक होती है, अर्थात वर्षा की कुल मात्रा एवं वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, राजस्थान में मानसून के दौरान यानी जून से सितंबर के बीच में वर्षा को परिवर्तनशीलता, परिवर्तितता, भिन्नता सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई जाती है, जो सुदूर पश्चिम जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुदूर पश्चिम जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता 2021, सामान्य से अधिक वर्षा राजस्थान में जैसलमेर 2021 के संदर्भ में ये बातें हो रही है। उसकी बाद में उसकी गणना अभी तक आई नहीं है। यानी सामान्य से अधिक वर्षा जैसलमेर में 69% हुई थी। यानी ये आपको इंडेक्स आपको गिवन है जो आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको गो थ्रू करके जाना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ये आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो वह आपका कौन सा है? माउंट आबू है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? यानी सर्वाधिक और न्यूनतम वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? सर्वाधिक आपके झालावाड़ में होती है, न्यूनतम कहाँ पे होती है? आपके जैसलमेर में आपको न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर वर्षा ये प्राप्त करता है। अतः झालावाड़ राजस्थान का सबसे क्या है? आर्द्र जिला है। जो झालावाड़ है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? आपका झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? आपका माउंट आबू है जो 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? जैसलमेर है जिसमें वर्षा 10 सेंटीमीटर तक ही प्राप्त होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर व पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी अरावली का जो पूर्व है, पूर्व में जो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो पश्चिम में जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आगे हम बात करें राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन से प्रकार की जलवायु मिलती है? तो कौन सी मिलती है? शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है। राजस्थान में जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिमी भाग में आपको कौन सी जो आपकी जलवायु देखने को मिलती है? शुष्क जलवायु आपको देखने को मिलती है 25 सेंटीमीटर रेखा के। इसकी थ्योरी हम देखें, राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। यह राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में बांटती है। यानी राजस्थान जो पश्चिमी भाग से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, यह राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में बांटती है। एक होता है शुष्क और एक होता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में बांटती है। राजस्थान जलवायु क्षेत्र 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। तो शुष्क जलवायु क्षेत्र है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ शुष्क व उष्ण जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु मिलती है? शुष्क व उष्ण जलवायु मिलती है। रेत की अधिकता के कारण ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां आती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में कौन सी आती है? धूल भरी आंधी आती है। वार्षिक व दैनिक तापांतर क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जैसलमेर इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। कौन है? जैसलमेर आपका क्या है? इसका प्रतिनिधि जिला है। शुष्क जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर में पाई जाती है। शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? आपके जैसलमेर में, बाड़मेर में व बीकानेर में आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें हम, अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है। आपको बताना है अर्ध शुष्क प्रदेश है वह कहाँ स्थित है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में क्या स्थित है? आपका अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है।
25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा व अरावली के मध्य के क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। यानी 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा व अरावली के मध्य में क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक व 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जो इस क्षेत्र में जो वर्षा है 25 सेंटीमीटर से अधिक व 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। जोधपुर इस जलवायु प्रदेश का क्या है, प्रतिनिधि जिला है। जोधपुर है जो आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है, उसका जलवायु का प्रतिनिधि जिला है। इसमें गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, टोंक आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, नागौर आता है, पाली आता है। जालोर का अधिकांश क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है? तो पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में आपको यह जलवायु देखने को मिलती है। राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है? पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में आपके यह जलवायु देखने को मिलती है। उप आर्द्र प्रकार की जलवायु कहाँ देखने को मिलती है? आपके पूर्वी एवं उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? आपको बताना है तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। यानी राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। यानी 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग? तापमान एवं वर्षा के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 53rd नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। वो आपके कौन से हैं? जोधपुर है आपका, पाली है आपका, जालोर है आपका, नागौर है, सीकर है और कौन सा है? झुंझुनू है। इन जिलों को क्या किया गया है? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें शामिल किया गया है। कौन सा आपका? जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है और कौन सा आपका? झुंझुनू है। 53rd क्वेश्चन हो गया आपका। हम डिस्कस करेंगे आप 54 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। इधर जलवायु प्रदेश गिवन है, उधर उसके जिले गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो शुष्क प्रदेश है आपका कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है शुष्क प्रदेश है वह आपका पाया जाता है आपके जैसलमेर में। शुष्क प्रदेश आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। अर्ध शुष्क प्रदेश आपका कहाँ मिलता है? वह जो आपका है चूरू जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें उप आर्द्र जिला आपका किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है? ये आपके अलवर जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें आर्द्र जिला जो आपका क्या कौन सा है? झालावाड़ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जिनमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है। हमने देखा अरावली व पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में जो स्टेपी जलवायु अपने को देखने को मिलती है। अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में आपकी है जो स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है। राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान है उसे 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? शुष्क है और अर्ध शुष्क है जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्टेपी भी बोला जाता है। उपाद्र, आर्द्र और क्या है? अति आर्द्र जिसे अपन सवाना भी बोलते हैं। जयपुर इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। ये जो जयपुर है वह इस जलवायु प्रदेश का क्या है? प्रतिनिधि जिला है। जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिले हैं उसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्वायमाध्यपुर से लेके उदयपुर तक है जो आपके आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। राजस्थान में आर्द्र जलवायु है वह कहाँ पाई जाती है? स्वायमाध्यपुर से लेके उदयपुर तक जो रेंज है उसके बीच में आर्द्र जलवायु आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। स्वायमाध्यपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु मिलती है। स्वायमाध्यपुर से लेके उदयपुर तक क्या है? आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। स्वायमाध्यपुर से लेके उदयपुर तक। नेक्स्ट है आपका, इस जलवायु प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी जो ये जो आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है?
तो मेरे प्यारे साथियों वह कौन सा आपका 12 ऐसा जिला है, यानी कौन सा एक जिला है जो आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, वह आपका कौन सा है, 12 जिला है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, तो आपकी सबसे ज्यादा आर्द्र किसकी है, सिरोही ऐसा जिला है जिसकी जलवायु क्या है, बहुत आर्द्र पाई जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी जिलों में अति आर्द्र जलवायु मिलती है। कौन कहाँ पे मिलती है, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में क्या है, अति आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलती है। झालावाड़ इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। झालावाड़ क्या है, इस प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान इस क्षेत्र में आता है। जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वह इसी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न मानचित्र के में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को अंकित किया गया, नीचे दी गई क्रमावली में इसको सुमेलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों ये कौन सा है आपका, ऑप्शन सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। BWHW है जो आपका पहला हो जाएगा, BSHW आपका सेकंड हो जाएगा, CWG जो आपका है थर्ड नंबर हो जाएगा, फोर्थ नंबर में AW जो दक्षिणी राजस्थान आपका AW इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन, यानी 60वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार क्या माना है, यह बताना है। कोपेन नामक के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार क्या माना है, वनस्पति को जो वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसे माना है, वनस्पति को माना है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जो बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर में क्या है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बाड़मेर, जालोर व जोधपुर के अंतर्गत है जो आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अब बात करें अपन 62 के बारे में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। यानी आपका जो जालोर है, सीकर है, नागौर है, झुंझुनू है, वह किस जलवायु प्रदेश में शामिल है, तो वह BSW में शामिल है। कौन सा आपका जालोर है, सीकर है, नागौर है, झुंझुनू है, BSHW में यह क्या है, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, बांसवाड़ा शहर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है, तो ये किसका शहर है, AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है। बांसवाड़ा शहर है जो आपका, बांसवाड़ा शहर है जो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है, तो AW जलवायु प्रदेश है उसका प्रतिनिधि जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये पूर्वी राजस्थान है, आपका भरतपुर जिला है, उसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, यानी AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान आपका, उसमें कौन सा है, बांसवाड़ा है आपका, झालावाड़ है और आपका डूंगरपुर है, इनमें यह पाई जाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, बूंदी जिले में ये जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लें आगे 66 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों A व D आपके सही सुमेलित है, यानी CWG भरतपुर यानी पूरी राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये भी CWG आपका भरतपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। AW यानी दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, अब हम बात करें 67 नंबर क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन से कूट का प्रयोग किया है, BWHW का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जलवायु प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, कि जलवायु प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो AW जलवायु प्रदेश है, जो AW जलवायु प्रदेश है इसमें जो आपका है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश ये इसमें पाया जाता है। AW जो है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसमें पाई जाती है। इसमें कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं AW के अंतर्गत, वो आपके हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारा, और इसका जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है आपका, कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें AW के अंतर्गत कौन से आपके दक्षिण के जो जिले हैं, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो आपका दक्षिणी उदयपुर आता है, यानी पूरा उदयपुर इसमें शामिल है, नहीं किया गया है। दक्षिणी उदयपुर है, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है और कौन सा आपका दक्षिणी बारा है,
ये इसमें शामिल किए गए, यानी दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, दक्षिणी बारां और एक कौन सा आपका झालावाड़ है जो आपका क्या है आर्द्र जिला है, जो AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कवर होता है। इसका प्रतिनिधि जिले के बारे में अगर बात करें तो मेरे प्यारे साथियों बांसवाड़ा जो इसका क्या है प्रतिनिधि जिला है AW जलवायु प्रदेश का। ठीक है, अब बात करें हम इसके अंदर वनस्पति के बारे में तो मानसूनी पहाड़ी वनस्पति इसमें पाई जाती है। ये सवाना तुल्य घास के मैदान से सामान्यता रखते हैं, यानी मानसूनी पतझड़ वनस्पति आपको जो AW जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती है। ये सवाना तुल्य घास से जो सवाना तुल्य घास के मैदान है उससे क्या है सामान्यता यानी सिमिलरिटी रखती है। अब हम अगर बात करें वर्षा की बात करें, इसमें कितनी वर्षा पाई जाती है तो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा AW जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करें अगर तापमान के बारे में तो मेरे साथियों ग्रीष्म काल में जो तापमान है आपका 30 से 34 डिग्री तक आपको उसमें तापमान देखने को मिलता है, और शीत ऋतु में बात करें टेम्परेचर की तो 12 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको तापमान देखने को मिलता है। अब आगे बात करें अपन BSHW जलवायु प्रदेश के बारे में, यानी BSHW जलवायु प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, इसमें जो क्या है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, यानी अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु इस प्रदेश में पाई जाती है। BSHW के बारे में आपको याद रखना है, अर्ध शुष्क या जिसे हम स्टेपी जलवायु भी बोलते हैं यह पाई जाती है। अब इसमें बात करें इसमें कौन कौन से इसमें जिले शामिल किए गए हैं तो इसमें जो है आपके दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करें इसके अंतर्गत प्रतिनिधि जिला इसका कौन सा है तो नागौर आपका इसमें क्या है इसका प्रतिनिधि जिला है। BSHW में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, दक्षिणी जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, और जिसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है आपका नागौर इसका प्रतिनिधि जिला है। अब बात करें इसके अंतर्गत वनस्पति कौन सी पाई जाती है तो स्टेपी तुल्य वनस्पति व कांटेदार झाड़ियां इसमें पाई जाती है, यानी स्टेपी तुल्य वनस्पति और कांटेदार झाड़ियां इसमें देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें वर्षा के संदर्भ में तो इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपको देखने को मिलती है। 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब बात करें अपन ग्रीष्म काल में इसका टेम्परेचर क्या रहता है तो मेरे साथी गणों 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसका ग्रीष्म काल में हमें देखने को मिलता है, और शीत ऋतु में जो टेम्परेचर होता है 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वो शीत ऋतु में टेम्परेचर आपका जो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको देखने को मिलता है। अब आगे हम डिस्कस करें, आगे का जलवायु प्रदेश है अपना BWHW जो आपका जलवायु प्रदेश है, उसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब बात करें इसमें कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं तो इसमें साथियों जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है वो आपका बीकानेर है। कौन कौन से शामिल किए गए, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है आपका बीकानेर है। अब हम बात करें इसमें वनस्पति के बारे में, अधिकांश वनस्पति विहीन क्षेत्र इसमें पाया जाता है। वर्षा ऋतु में कुछ घास उग जाती है, यानी जो अधिकांश वनस्पति विहीन क्षेत्र है वह आपका BWHW में आपको देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में कुछ घास इसमें उग जाती है, और अपन बात करें अगर वर्षा की तो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब बात करें अपन ग्रीष्म काल में टेम्परेचर की तो 35 से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर ग्रीष्म काल में देखने को मिलता है। बात करें अपन शीत ऋतु में तो टेम्परेचर आपको 12 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। अब अपन बात करें CWG जलवायु जो प्रदेश है उसके बारे में अगर हम बात करें, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह पाया जाता है। CWG है उसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब अपन बात करें इसके क्षेत्र के बारे में कि आपका CWG में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों अलवर आता है, आपका भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, स्वाईमाधोपुर आता है, जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है, बूंदी आता है, भीलवाड़ा आता है, अजमेर आता है, राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, कोटा है, बारां है, और ये क्या है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका है, टोंक है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, स्वाईमाधोपुर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारां है। ये क्या है CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये शामिल किए जाते हैं।
ये जो क्या है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो CWG है जो आपका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधि जिला के बारे में अगर बात करें तो टोंक है CWG, या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, टोंक है। अब हम बात करें अपन वनस्पति के बारे में, तो नीम है, बबूल है, शीशम है, दोखड़ा है, इनके पेड़ आपके इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पेड़ हैं, नीम है, बबूल है, शीशम है और दोखड़ा है, जो आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं, यानी CWG में देखने को मिलते हैं। अगर वर्षा की बात करें तो 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपको CWG या उपाद्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। अपन टेम्परेचर की बात करें, जो ग्रीष्म काल में टेम्परेचर इनका होता है 28 डिग्री से लेके 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। शीत ऋतु में टेम्परेचर आपको विंटर के टाइम में आपको टेम्परेचर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त वर्णाक्षरों का अर्थ क्या है, यानी जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था उसमें जो वर्ड यूज किया उसने, उन वर्ड का मीनिंग क्या है वह हम देखते हैं मेरे साथियों। ए वर्ड यूज किया, ए जो वर्ड यूज किया उसने उष्ण आर्द्र जलवायु के लिए यूज किया। ए वर्ड है उष्ण आर्द्र जलवायु के लिए उसने यूज किया। बी है जो आपका शुष्क प्रदेश के लिए यूज किया, बी है जो शुष्क के लिए यूज किया। सी है जो उपाद्र के लिए उसने यूज किया, उपाद्र है उसके लिए सी वर्ड यूज किया। डब्ल्यू के लिए पूर्ण शुष्क है, उसके लिए डब्ल्यू जो वर्ड है उसका यूज किया। एस है जो आपका अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु है, उसके लिए एस वर्ड का इस्तेमाल किया उसने। डब्ल्यू है जो आपका शीत ऋतु के लिए, डब्ल्यू है जो आपका शीत ऋतु या ये शीत शुष्क है उसके लिए डब्ल्यू का प्रयोग किया गया। एस है जो आपका ग्रीष्म शुष्क के लिए, और एच है गर्म के लिए, जी है गंगा के लिए, गंगा तुल्य जलवायु के लिए उसने प्रयुक्त किया था। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना है, वनस्पति को माना है। जो कोपेन है अपने, उन्होंने जलवायु को जो वर्गीकरण किया उसका आधार है, उसका आधार क्या माना उन्होंने, वनस्पति को आधार माना था। कोपेन को आपको याद रखना है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया उसका आधार उन्होंने क्या माना, वनस्पति को माना था। ठीक है। देखो कोपेन के अनुसार राजस्थान में जलवायु के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु प्रदेश को, राजस्थान की जलवायु को आपको 4 भागों में बांटा गया है। उसका आधार उन्होंने वनस्पति, वर्षा व तापमान को माना है। क्या माना है आधार, वनस्पति, वर्षा व तापमान को माना है। ठीक है। अब हमने ये आपको गिवन है, आपको सारे प्रदेश 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। उसको पहला है आपका BWHW, जिसे अपन बोलते हैं उच्च क्या बोलते हैं, उष्ण शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और BSHW है उसे अपन बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और CWG है उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्षा, मानसूनी वर्षा प्रदेश। और AW है उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश अपन इसे बोलते हैं। ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु वाले जिले कौन कौन से हैं, आपको बताना है। थानवेट ने जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था, थानवेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसके अनुसार EAD जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, EAD में जैसलमेर व बीकानेर जिलों को शामिल किया गया है। यानी कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, जैसलमेर व बीकानेर। जो थानवेट है उनके अकॉर्डिंग EAD जलवायु प्रदेश में इन्हें शामिल किया गया है। आगे बात करें अपन 69 नंबर क्वेश्चन के बारे में। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। जो थानवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया उसके अकॉर्डिंग बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को कौन सा जो आपका है प्रदर्शित करता है। तो CAW के अंतर्गत क्या है, जो बांसवाड़ा है वह डूंगरपुर जिले आते हैं थानवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम बात करें थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम अगर देखते हैं, उसकी व्याख्या हम देखते हैं। थानवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान, वर्षा एवं वाष्पोत्सर्जन को माना है। इसको माना है, थानवेट जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसका आधार उन्होंने तापमान को, वर्षा को और वाष्पोत्सर्जन को माना है। किसको माना है, तापमान आपको याद रखना है, तापमान को, वर्षा को और वाष्पोत्सर्जन को उन्होंने आपका आधार माना है। अब बात करें अपन CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उस प्रदेश को थानवेट ने क्या बोला, CAW बोला। यानी ग्रीष्म में वर्षा, शीत में शुष्कता वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र में
कौन कौन से आते हैं? आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान आता है, जिसको अपन CAW द्वारा आपको चिन्हित किया गया है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? आपका डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। अब हम बात करें DAW के बारे में, जिसमें आती है उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु आती है। DAW के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु आती है। ठीक है। ग्रीष्म में उच्च तापमान, कम वर्षा और अर्ध मरुस्थलीय होता है, उसे क्या बोला जाता है? आपका उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा? आपका अजमेर इसका प्रतिनिधि जिला है। आगे हम बात करें DBW जो क्या है? मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु इसमें पाई जाती है। मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु इसमें पाई जाती है। अर्ध मरुस्थलीय उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। अर्ध मरुस्थलीय उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसके प्रतिनिधि जिला कौन सा? इसका बीकानेर इसका क्या है? प्रतिनिधि जिला है। DBW के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु पाई जाती है। इसमें अर्ध मरुस्थलीय उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? आपका कौन सा है? बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। अब अपन बात करें EAD में, उस उष्ण शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश इसमें शामिल किया गया है। उष्ण शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश EAD में शामिल किया गया है। उष्ण मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान इसमें शामिल किया गया है। उष्ण मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान है जो इसमें क्या है? शामिल किया गया है। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है मेरे साथियों? जैसलमेर इसका क्या है? प्रतिनिधि जिला है। ठीक है। ये आपको मानचित्र गिवन है थानवेट का, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अब साइंटिस्ट त्रिवार्था के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले कौन कौन से हैं? जो त्रिवार्था ने भी एक क्या जलवायु का वर्गीकरण किया था, उन्होंने जो CAW जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से इसमें उनके अकॉर्डिंग जिले शामिल किए गए थे। तो भरतपुर और धौलपुर ऐसे जिले हैं जिन्हें त्रिवार्था के अनुसार आपके CAW जलवायु प्रदेश में भरतपुर व धौलपुर को शामिल किया गया था। अगर हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करें, एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बात करें, त्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण का विस्तार करते हुए वनस्पति को अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। यानी जो त्रिवार्था है, उन्होंने जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया था उसी का ही विस्तार करते हुए, उसी का एक्सटेंशन करते हुए वनस्पति को ही अपने जलवायु वर्गीकरण का क्या बताया है? आधार माना है। त्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण का ही क्या किया था? विस्तार किया था, और उन्होंने ही वनस्पति को भी आपका जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है। अब उन्होंने जो कैटेगरी दी थी BWH, CAW और BSH और AW, इन्होंने कैटेगरी में इन्होंने इसको डिवाइड किया था जलवायु प्रदेश को। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, विक्रम संवत 1956 के अकाल छपनिया अकाल के मुख्य लक्षण क्या थे? जो विक्रम संवत 1956 है, उसमें जो अकाल आया था उसे बोला जाता है छपनिया अकाल बोला जाता है। उसके मुख्य लक्षण क्या थे? तो मेरे प्यारे साथियों, पीने के पानी की अनुपलब्धता हुई थी उसमें, बिल्कुल पीने के पानी की उसमें क्या थी? कमी हो गई थी, पीने के पानी की अनुपलब्धता थी। पशुओं के चारे की अनुपलब्धता थी, यानी पशुओं के लिए चारा भी अनुपलब्ध था, ये भी बिल्कुल सही है, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता थी। मनुष्य के भोजन सामग्री की अनुपलब्धता थी, यानी मनुष्य के लिए भोजन की सामग्री की भी व्यवस्था उस समय नहीं हो पा रही थी। ये आपका छपनिया अकाल के दौरान ये घटित हुई थी घटनाएं, यानी ये बिल्कुल है आपको जो ऑप्शन डी है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी 1 2 3 तीनों भी तीनों क्या है? सही है। अब हम बात करें विक्रम संवत 1956 या ईस्वी के बारे में अगर बात करें, 1899 ईस्वी में अंग्रेजी कैलेंडर में राजस्थान में त्रिकाल पड़ा, जिसमें भोजन, पानी और चारे का संकट उत्पन्न हो गया। विक्रम संवत 1956 में पड़ने से इसे क्या बोला जाता है? छपनिया काल भी इसे कहते हैं। यानी विक्रम संवत की बात करें तो 1956, और अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो 1899 ईस्वी, यानी 1899 ईस्वी अंग्रेजी कैलेंडर में राजस्थान में क्या पड़ा? त्रिकाल पड़ा था। 3 जो अकाल पड़े थे, कौन थे? भोजन और पानी व चारे की कमी हो गई थी, भोजन की, चारे की व पानी की कमी हो गई थी। और विक्रम संवत 1956 में पड़ने से इसे छपनिया अकाल भी कहा जाता है। 2000 से 2001 वृहद अकाल धौलपुर को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में पड़ा था। यानी वृहद अकाल की अगर हम बात करें, 2000 से लेकर 2001 के बीच में वृहद अकाल पड़ा था। इसमें जो धौलपुर जिला है उसको छेड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में जो है आपका अकाल पड़ा था। यानी अभी आपको याद रखना, वृहद अकाल का पीरियड है 2000 से 2001 के बीच में रहा था। उसमें धौलपुर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में अकाल की स्थिति देखने को मिली थी। सन 2002 से 2003 में राजस्थान के सभी 32 जिले अकाल से प्रभावित थे। यानी जो राजस्थान के सभी 32 जिले हैं
वह अकाल से क्या थे, प्रभावित थे, तथा इस अकाल से प्रभावित गांवों की संख्या सर्वाधिक 40,689 थी। यह भी आपको याद रखना है। 2002 से 2003 में राजस्थान के सभी 32 जिलों में जो अकाल से क्या थे, प्रभावित थे। अब आगे हम बात करें, राजस्थान में अरावली का अरब सागर की शाखा के समानांतर होने के कारण कम वर्षा व राजस्थान भारत के उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान की अरावली का जो अरब सागर की शाखा के समानांतर होने के कारण क्या होता है, इसके कारण क्या है, कम वर्षा है। यानी राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है, राजस्थान की स्थिति है जो अरब सागर की शाखा की क्या है, समानांतर है। और राजस्थान भारत के महाद्वीप में, भारत का उपमहाद्वीप के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस कारण इसको जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी क्या है, कम वर्षा प्राप्त होती है। साथ ही मानसूनी वर्षा का सामयिक होना, यानी 2-3 माह में संपूर्ण वर्ष की वर्षा हो जाना, यानी जो मानसूनी वर्षा है उसका सामयिक होना, यानी 2 या 3 माह में जो संपूर्ण वर्ष की वर्षा है हो जाना, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, कम वर्षा, अकाल, सूखा का कारण है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, प्राकृतिक जलवायु कारकों के अलावा राजस्थान में अकाल व सूखा की स्थिति के लिए कुछ मानवीय कारक भी क्या है, जिम्मेदार हैं। कौन कौन से हैं? वनों की कटाई इसके लिए जिम्मेदार है, भूमिगत जल का अतिदोहन है इसके लिए जिम्मेदार है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन तकनीकी, खंडिन जोहड़ की उपेक्षा करना, यानी जो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी जो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, खंडिन और जोहड़ की इस समय जो क्या है, उपेक्षा की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। पारंपरिक जल संसाधन जो आपका है प्रबंधन तकनीकी कौन कौन सी है, खंडीन वह जोहड़ है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर राजस्थान में अकाल, सूखा तथा मरुस्थलीकरण की समस्या को कम किया जा सकता है। यानी अगर वृक्षारोपण को अपन बढ़ावा देंगे तो इस समस्या को अपन रोक सकते हैं। इस प्रकार मेरे साथियों, राजस्थान की जलवायु के एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए। यानी राजस्थान ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, यानी सेकंड टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु की एमसीक्यू संपूर्ण व्याख्या सहित, यानी एमसीक्यू सहित हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड टॉपिक मेरे साथियों आपको कल अपलोड हो जाएगा, यानी 15 वीडियो में राजस्थान की ज्योग्राफी हम एमसीक्यू सहित आपके एक्सप्लेनेशन सहित हम पूरी कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार जुड़े रहें, लगातार निरंतर आपका प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत साथियों।